हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। टॉपिक मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं पादप जगत का वर्गीकरण। पादप कहते हैं प्लांट्स को, जगत बोलते हैं किंगडम को, और वर्गीकरण को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब पादप जगत के वर्गीकरण से आज हम देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस, और ये होगा हमारा पार्ट 1 जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है डीएसएसबी के लिए। डीएसएसबी मतलब जो दिल्ली में एग्ज़ाम कराता है दिल्ली के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। ठीक है, जिसमें एलटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए भी ये वाली वीडियो क्या होगी, इम्पोर्टेंट होगी। डीएसएसबी के जो फॉर्म भरने चालू होंगे वो होंगे इस महीने 25 से लेके अगले महीने 24 तक, मतलब 25 मई से 24 जून तक हमारे डीएसएसबी के क्या होंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। किस पोस्ट के लिए, टीजीटी, पीजीटी, क्लर्क के लिए। ठीक है, और भी उसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, ये आप इसकी साइट पे जाके इसकी नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एलटी, टीजीटी, पीजीटी साइंस के लिए। ठीक है, और हर साल आप देखेंगे कि इस टॉपिक से मतलब प्लांट किंगडम से हर किसी एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास ये होगा कि वो जो 2 या जो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में वो आपके गलत ना हो। ठीक है, इसीलिए ही लास्ट में ये लाइन लिखी गई है, सवाल जो आपके पेपर पास करवाएंगे। ठीक है, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो लोग हर बार मेरिट में 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि प्लांट किंगडम के उनके क्वेश्चंस कोई भी गलत ना हो। ठीक है, तो अब सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकी मतलब टैक्सोनॉमी, पितामह का मतलब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, कैरलस लिनियस को। कैरलस लिनियस जो थे ये थे स्वीडिश के रहने वाले, और क्या थे ये, बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। या मैं बोलूँ टैक्सोनॉमी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, कैरलस लिनियस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। मतलब द्विनाम पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये किसने दिया था, तो ये भी किसने दिया था, कैरलस लिनियस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जिसमें क्या होता है, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके क्या होंगे, 2 नाम होंगे, या जो उसका नाम होगा वो 2 अक्षर से या 2 शब्द से मिलके बना होगा। मान लो जैसे आपका नाम है राम कुमार, RAM, राम, KUMAR। आप अपना नाम ऐसे ही लिखते हैं ना, तो राम क्या होता है, आपका नाम होता है, और कुमार क्या होती है, आपकी कास्ट होती है। ठीक है, सेम ऐसा ही लिखा जाता है किन के लिए, प्लांट्स के लिए भी। देखते हैं कैसे। मान लो मेरे को आम का साइंटिफिक नाम लिखना है, तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, मैंजीफेरा, MANGIFERA, मैंजीफेरा, INDICA, इंडिका। तो कैरलस लिनियस कहते हैं जो इनका पहला नाम है मैंजीफेरा, ये दर्शाता है इनके जीनस को, और जो दूसरा नाम है इंडिका, ये दर्शाता है स्पीसीज को। ठीक है, मतलब कैरलस लिनियस का कहने का मतलब है जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें क्या होंगे, 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट क्या होगा, जीनस, और दूसरा पार्ट क्या होगा, स्पीसीज। जीनस का जो पहला शब्द है वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल, और स्पीसीज का पहला शब्द है वो कैसा होगा, हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, ये इनके कुछ मेन बातें हैं। अगर ये हाथ से लिखा गया है तो इनको क्या करना है, सेपरेट अंडरलाइन करना है। मतलब जो मैंजीफेरा है इसको भी अंडरलाइन करना है, और जो सेकंड है इसको भी अंडरलाइन करना है। कभी भी पूरे के नीचे एक ही लाइन नहीं आएगी, दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस होगा, या मतलब सेपरेशन होगा। ठीक है, जब ये नाम आप हाथ से लिखोगे और आप कहीं पे टाइप करते हैं या प्रिंट करते हैं तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होगा। इटैलिक्स एक, मैं कहूँ एक फ़ॉन्ट है जिसमें लिखा जाता है। ठीक है, फ़ॉन्ट मैं बोलूँ या एक टाइप की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। ठीक है,
चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। वनस्पति वैज्ञानिक मतलब बॉटनिस्ट, ठीक है, और प्राकृतिक सिस्टम का मतलब है नेचुरल सिस्टम। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, कहने का मतलब है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो वो दिया था कैरलस लिनियस के द्वारा, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, स्वीडिश के रहने वाले थे, और क्या थे, वनस्पति विज्ञानी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सभी पादपों को रखा गया है, मतलब जितने भी हमारे पुष्पी पादप हैं, पुष्प देने वाले प्लांट्स हैं, या मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो उनको हमने किस में रखा गया है, तो उनको हम किस में रखते हैं, फेनिरोग्राम्स में रखते हैं। फेनिरोग्राम्स वो है, मान लो हमने प्लांट को 2 डिवीज़न में डिवाइड कर रखा है, एक होते हैं क्रिप्टोग्राम, एक होते हैं फेनिरोग्राम। क्रिप्टोग्राम वो होते हैं जिनमें फूल नहीं आते हैं, फेनिरोग्राम हमारे वो होते हैं जिनमें फूल आते हैं। अब इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं जैसे हमारे एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट हो गए, और क्या हो गए, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, किसमें, क्रिप्टोग्राम्स में। लेकिन जो हमारे फेनिरोग्राम्स हैं इसमें 2 आते हैं, 2 कौन कौन से, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म, ठीक है, इन दोनों में क्या आते हैं, फूल आते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अपुष्पी पादपों को रखा गया है, मतलब जो पादप, वो प्लांट जिनमें पुष्प नहीं होते हैं, या जिनमें पुष्प जो फूल हैं वो उनके जीवन काल में नहीं आते हैं, तो हमने उनको किस में रखा गया है, क्रिप्टोग्राम्स में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, मतलब क्लासिफिकेशन की क्या है, यूनिट बतानी है, तो वो होती है हमारी स्पीसीज, मतलब स्पीसीज जो है क्या है, क्लासिफिकेशन की आधारीय इकाई है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स हम उन्हें बोलते हैं जो हमारे क्या होते हैं, जलीय पौधे होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नाम को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, किसको बताते हैं, तो वो बताते हैं उनके वंश और जाति को, ठीक है, जीनस और स्पीसीज को वो बताते हैं। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था प्लांट में 2 थे, क्रिप्टोग्राम और फेनिरोग्राम। फेनिरोग्राम में मैंने आपको 2 बताया था, एक तो एंजियोस्पर्म और दूसरा क्या था, जिम्नोस्पर्म। तो मैंने आपको बताए थे जो फ्लावर हैं वो तो दोनों में होते हैं, जो फ्लावर हैं वो दोनों में होते हैं, ठीक है। या मैं ये कहूँ जो हमारे फेनिरोग्राम्स हैं इसमें भी एक कंडीशन है, इसमें पुष्प, ये कह रहा है पुष्प नहीं होते हैं, फ्लावर नहीं होते हैं, तो हम मान लेते हैं जैसे जो हमारे सीड होते हैं वो किस में होते हैं, एंजियोस्पर्म में सीड प्रेजेंट होता है लेकिन वो फ्रूट के अंदर होता है, और जिम्नोस्पर्म में जो हमारा फ्रूट होता है इसके बाहर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, या फिर हम इसमें कहते हैं इसमें कौन से सीड प्रेजेंट होते हैं, NAKED, नेकेड सीड प्रेजेंट होते हैं। तो इसी से हमें मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया है, बीज बनते हैं पुष्प नहीं लगते हैं वो बताने हैं, तो वो होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म, जिन्हें हम बोलते हैं अनावृत्ति बीजी, ठीक है। इस पौधों में जो क्या होता है, फूल नहीं लगता है लेकिन इनमें हमको बीज देखने को मिलता है, और वो बीज क्या होता है, नेक्ड होता है। नेक्ड मतलब उसके बाहर कोई भी फ्रूट नहीं होता है, या मतलब वो क्या होते हैं, वो उसमें क्या होता है, नेक्ड सीड होता है, मतलब सीड के बाहर फ्रूट नहीं होता है, या मैं ये कह सकता हूँ जो इनका फ्रूट होता है उसके अंदर सीड मौजूद नहीं होता है, ठीक है। सही ये रहेगा कि सीड बोलना और नेकेड सीड बोलना, ठीक है, कि इसके बाहर से कोई कवरिंग नहीं होती है किसी भी फ्रूट की, और इसमें क्या होते हैं, फूल भी नहीं लगते हैं। तो इन्हीं को हमने किस में रखा गया है, अनावृत बीज में रखा गया है, जिसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं आवृत
बीजी। इनमें क्या होता है, फ्लावर भी होता है और सीड के जो सीड होता है, सीड के बाहर क्या होता है, फ्रूट होता है, या जो फल होता है, फल के अंदर क्या होता है, बीज मौजूद होता है। ठीक है, इनमें फ्लावर नहीं होता है लेकिन बीज होता है, और वो कैसा होता है, नेक्ड बीज मौजूद होता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले खोजा था या डिस्कवरी करी थी एंटोन वॉन लियोनहुक ने। कहाँ करी थी, इन्होंने देखे थे रेन वाटर में, बारिश के पानी में इन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा गया था। उस समय बैक्टीरिया इन्होंने नाम नहीं दिया था, इन्होंने नाम क्या दिया था, एनिमल क्यूल्स, ANIMALCULES, क्यूल्स, एनिमल क्यूल्स। ठीक है, और इन्होंने 2-3 जगह और भी देखे थे बैक्टीरिया। कहाँ पे, SCUM, स्कम ऑफ टीथ, दांतों में जो स्कम होता है उसमें भी देखे थे। ठीक है, रेन वाटर में देखे थे, स्कम ऑफ टीथ में भी इन्होंने क्या देखे थे, बैक्टीरिया देखे थे। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जीवाणुओं से संबंधित निम्न कथन में कौन सही है। तो जो हमारे जीवाणुओं के संबंध में जो कथन सही है वो हमारा कौन सा है कि अधिकांश जीवाणु हमारे क्या होते हैं, विविध पोषी। विविध पोषी का मतलब होता है जिनमें मल्टी डाइवर्सिटी होती है, किसकी, न्यूट्रिशन की। किंतु कुछ क्या होते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन इनमें विविधता भी पाई जाती है इनके पोषण में। जैसे कुछ बैक्टीरिया मरे हुए जीवों के ऊपर रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दूसरों के ऊपर परजीवी की तरह रहते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये विविध पोषी में भी आते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया को प्लांट्स भी माना गया था पहले, लेकिन ये प्लांट क्यों माना गया था, क्योंकि जो इनकी सेल है, सेल के बाहर क्या मिलती है, क्या मिलती है इनकी सेल के बाहर, कोशिका भित्ति, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल मिलती है, इसी के कारण ही इनको प्लांट्स में रखा गया था या पौधा माना गया था। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, मतलब जो लिविंग सेल्स होती हैं इनमें क्या चीज़ मौजूद नहीं होती है। तो हम देखते हैं जो हमारा क्या होता है, इसमें कोशिका भित्ति, जीव द्रव्यकला, राइबोसोम या सूत्र कणिका ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे जीवाणुविक कोशिका होती हैं, मतलब जो हमारी लिविंग सेल्स होती हैं, इनमें सूत्र कणिका मौजूद नहीं होता है। ठीक है, बाकी चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, मतलब बैक्टीरिया का नॉर्मल शेप क्या होता है। तो बैक्टीरिया हमें रोड शेप दिखाई देता है, इसको बोलता है बेसिलिया या फिर छड़ रूपी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं वो बैक्टीरिया बताओ जिनका आकार क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो वो हमारे कौन से होते हैं, कोकाई, मतलब गोलाकार शेप, या गोलाणु क्या होते हैं हमारे, सबसे छोटे साइज के होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक गोल जीवाणु कहलाता है, मतलब वो जीवाणु जिसकी आकृति गोल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कोकस शेप बोलते हैं। विब्रियो होता है हमारा कॉमा शेप, बेसिलस होता है हमारा रॉड शेप, स्पाइरिला होता है हमारा स्पाइरलम शेप का। ठीक है, जो स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, इसमें फ्लैजिला होता है दोनों एंड्स पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, मतलब जो स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिलम कहते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम अपने अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, मतलब वास्तविक केंद्रक का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस किसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो हम जैसा कि जानते हैं जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं इनमें कभी भी
ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब है जो एक वेल डिफाइंड क्या होता है न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहने का मतलब है जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर मौजूद है और न्यूक्लियस के पास उसकी खुद की मेम्ब्रेन का होना, ये हम किस में आते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं। तो जिसमें ये नहीं होगी ये उसे हम क्या बोलेंगे, फॉल्स न्यूक्लियस, ठीक है, या वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, वास्तविक केंद्रक हम उसको नहीं मानेंगे। और यही सारी परिस्थिति हमको किस में देखने को मिलती है, जीवाणुओं के अंदर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन मिलते हैं, हमारे बैक्टीरिया मिलते हैं, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु। ये हमको सब जगह देखने को मिलते हैं, चाहे हमारे हाथ पे हो, हमारे पैर में हो, सॉयल में हो, एटमॉस्फेयर में हो या कहीं पर भी हो, ठीक है। आप कहीं पर भी अगर माइक्रोस्कोप लेकर देखेंगे तो आपको हर जगह बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। जो बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषी आशय है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो होता है हमारा वर्ण की लवक। वर्ण की लवक होता है जो हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी आशय। अगला क्वेश्चन है पाश्चर प्रसिद्ध हैं किस चीज़ के लिए, तो जो हमारे पाश्चर हैं, पाश्चर हमारे किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, ठीक है। मतलब जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के लिए कौन फेमस थे, लेविस पाश्चर, ठीक है। इन्होंने ही एक दूसरी प्रक्रिया दी थी जिसका नाम क्या होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया या फर्मेंटेशन प्रोसेस भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। और एक होता है पाश्चराइजेशन, वो थ्योरी भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव इस दुनिया का वो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। ये हमारे बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। और इनकी एक खासियत होती है ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। अगर इस दुनिया में पूछा जाए सबसे छोटा जीव कौन है, ऑप्शन दोनों हो, बैक्टीरिया भी हो, माइकोप्लाज्मा भी हो, तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, माइकोप्लाज्मा होगा। और ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल सकते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मूल ग्रंथियों रूट नोड्यूल्स किस में पाई जाती हैं। तो जो रूट नोड्यूल्स होती हैं ये हमारी जनरली किस में पाई जाती हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स में, मतलब जो हमारे फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में क्या पाई जाती है, रूट नोड्यूल्स। लेकिन हम अपने इस ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें वो सही होगा कौन सा, जिसमें कुछ लेग्यूमिनेस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी हमको रूट नोड्यूल देखने को मिलती है उनके जड़ों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जब हम अचार में अधिक नमक डालते हैं तो वहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया जीवित नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारा नमक जो है वो ख़राब, या मतलब जो हमारा अचार जो है वो ख़राब होने से बच जाता है। तो वो ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है जो हमारी सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, या मैं कहूँ जनरली क्या होता है, लिक्विड होता है। अब जैसे ही हम इसके सराउंड में न्यूक्लियस डाल देंगे, या मतलब अपना NaCl जो हम नमक डाल देंगे, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया के अंदर जो हमारा जीव द्रव था, या इसमें मेनली जो वाटर होता है, तो वो क्या हो जाता है, इसकी सेल से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। मतलब जहाँ नमक था, नमक के साथ क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, और जिसके कारण इनकी बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ये, जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं
प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन, ठीक है, जब क्या होता है सेल के अंदर का वाटर कंटेंट बाहर आ जाता है सराउंडिंग मीडियम में, ठीक है, और सेल के अंदर क्या होता है पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और मीडियम में पानी की मात्रा कम होती है, बाहर वाले मीडियम में, ठीक है। तो जब भी पानी अंदर से बाहर आए या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आए, सेल वॉल की मौजूदगी में, मतलब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल मौजूद होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन, ठीक है। तो इसी के कारण ये मर जाते हैं बैक्टीरिया। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। अब हम बाकी आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।